अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, रन डाउन बताने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारी खबरें हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपसे शेयर करनी है, अच्छी खबर नहीं है, दुख भरी खबर है। आप लोगों ने शायद सुन भी ली होगी कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ जो क्रिकेटर, हमारे जो साबिक क्रिकेटर मोहम्मद खलील हैं जी, उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब लोग जानते हैं जब किसी की कोई सैड डिमाइस होती है तो मैं अपने ब्लॉग में कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ को कवर किया जाए, और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से कह सकूँ कि उनके लिए एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत या फ़ातिहा जो है वो ज़रूर पढ़ दें। तो ये टेस्ट क्रिकेटर जो है मोहम्मद खलील, उनके यहाँ सफ़े मातम बिछी है। सिर्फ 10 माह की उनकी बच्ची जो है उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और डेथ तो हर किसी की होनी है, इस दुनिया से हर किसी ने जाना है, दार फ़ानी से हर एक ने कूच करना है। लेकिन जब वो सैड डिमाइस जो है ना वो आपके लिए ट्रॉमा बन जाए, वो एक हादसाती मौत हो, तो वो उसे कोई भूल नहीं पाता, ख़ासतौर पे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची। और ये हादसा जो है मेरे ख़्याल से सदियों अब इनको भूलेगा नहीं। मोहम्मद खलील के घर ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब उनकी ये जो 10 माह की बच्ची है, इसकी डेथ की जो कॉज सामने आई है वो है जी करंट लगना। उन्होंने खुद इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि जैसे ही उनको ये खबर मिली उस वक्त वो अमेरिका में थे और फ़ौरी तौर पे जो है वो आ गए पाकिस्तान। और मोहम्मद खलील के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो लेफ़्ट हैंड बॉलर हैं और फास्ट बॉलर हैं, जिन्हें सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बावजूद जो है वो 2003 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल किया गया था। उनके घर पे ये सफ़े मातम बिछी है। और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट करियर का जो आगाज़ है वो किया था। और बाद में जनाब 2010 और 11 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी। और उसके बाद मोहम्मद खलील ने एक बार फिर कौमी सेलेक्टर की तवज्जो जो है वो उस वक्त हासिल की थी जब ज़ख्मी फास्ट बॉलर जुनैद खान की जगह जो है वो 2011-12 में बांग्लादेश टूर के लिए उनको कौमी टीम के अंदर जो है वो वापसी का मौका मिला था। अब उनकी जो बेटी है वो करंट लगने से उसकी डेथ हो गई है। इस वक्त वो बहुत शदीद सदमे में, उनकी पूरी फैमिली। तो हम दुआ करते हैं, वैसे मासूम बच्चे तो वैसे ही फूल होते हैं, और वो डेथ भी नहीं बल्कि वो शहादत होती है। हाँ, और इस तरह की मौत तो अल्लाह ताला जो है वो उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा इसारे सवाब के लिए फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे रेफरेंस से कितने लोगों ने जो है वो फ़ातिहा पढ़ी है। और वही बात कि आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल कोई हमारे लिए पढ़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अब बात कर लेते हैं आज के ब्लॉग की सबसे अच्छी खबर की। आप लोग जानते हैं कि जब से पिछले साल से पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है, जब से पाकिस्तान ने उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है, उनकी मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया है, और जब से पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस में उनको बताया है कि मुसलमान की फ़तेह असल में क्या होती है, और जब से हमारे आर्मी चीफ जो हैं, हमारे जो CDF हैं, वो पूरी दुनिया के सामने उनका जो असल किरदार है वो सामने आया है, तो उसके बाद से पूरी दुनिया कर क्या रही है? पूरी दुनिया उनको इंतहा से ज़्यादा अहमियत दे रही है। इंतहा से ज़्यादा अहमियत इसलिए दे रही है कि पूरी दुनिया अब चाह रही है कि पाकिस्तान उनका डिफेंस करे। फिर आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब है उनके साथ सेल्फ डिफेंस मुआहिदा जो है वो किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की इतने बड़े वेपन्स की डील जो है वो लिबिया के अंदर हुई, और अब फाइनली कुवैत भी इस लीग के अंदर शामिल हो गया है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त सरकारी दौर पे पाकिस्तान पहुंच चुके हुए हैं। हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है उनकी दावत पे कुवैत के वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए, और आप लोगों ने ये पूरी खबर सुनी होगी। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ अब वो डिफेंस मुआहिदा भी करने जा रहे हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह बिन जाबिर अल हमद अस-सबा, वो पाकिस्तानी हम मनसब की दावत के ऊपर जो है वो आए इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद उनको खुशामदीद कहा गया। दौरे के दौरान फ़रीक़ैन के दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर। सबसे बड़ी बात यह कि कुवैत के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं, कुवैत की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि पाकिस्तान उनके लिए भी जो है वो डिफेंस के मुआहदे जो हैं उनके लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार करे। उनको डिफेंस मुआहदे की ज़रूरत पड़ रही है, और आज पूरी दुनिया देख किसकी तरफ रही है? पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, पाकिस्तान के हालात, हमेशा से एक मजाक उड़ता था पाकिस्तान का कि जी हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा ये कहा, इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा उतार चढ़ाव का, अप एंड डाउन्स का शिकार रहा। लेकिन जब उस दौर में हम ये सुनते थे कि एक दिन पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा, तो लोग मजाक उड़ाने वाले, जो ट्रोल करने वाले हैं, वो हंसते थे। वो कहते थे ऐसा कब होगा, पाकिस्तान तो अपनी रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं कर सकता। तो आज भी तो वही हालात हैं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान
कैसे इतने ममालिक को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और क्या पाकिस्तान उनके लिए कर रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। बहरहाल अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अच्छा जी, अब ये खबर थोड़ी सी हिलेरियस आपको लगेगी, लेकिन मैं थोड़ी सीरियस रह के आपको ये खबर शेयर करूँगी। जनाब, एक कैप्शन में पढ़ रही थी कि वसीम अकरम हमारे जो क्रिकेटर हैं उनके घर पर सफ़े मातम बिछ गई है। वो इस वक्त बड़े परेशान है, उनके घर का एक बड़ा अहम फ़र्द जो है वो गायब हो गया है। अब ये क्या कहानी है, ये क्या मामला, आपको बताती हूँ। अब आपने बराए मेहरबानी जो लोग पेट्स वगैरह नहीं रखते या जिनको जानवरों की मोहब्बत का इल्म नहीं है, उसका मजाक ना उड़ाएं। वसीम अकरम जो है उनका एक पालतू कुत्ता जो है वो गुम गया है और तलाश गुमशुदा के बैनर्स जो हैं वो पूरे उनके इलाके के इर्द गिर्द जो हैं वो लग चुके हैं और बड़ी इनामी रकम का ऐलान भी किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हंसेंगे, अच्छा कुत्ता ही तो था, ये था वो था। यकीन करें, जिन लोगों ने पेट्स रखे होते हैं ना, अगर किसी ने डॉग रखा हो और आप सिर्फ इतना कह दो ना ये आपका कुत्ता, ये आपका डॉग, तो वो इस पे भी माइंड कर जाते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने व्लॉग में आपको बताया था, हमारे एक जानने वाले थे और उनका घर जो था ना इतना बड़ा था जैसे एक हवेली होती है, और इतनी बड़ी हवेली थी कि उसके अंदर आप गाड़ी भी चला सकते थे। कई एकड़्स पे वो मुश्तमिल जो है वो घर था। और उनके घर में ना एक दफ़ा उनको गुलहरी का एक गिरा हुआ बच्चा मिला। उन्होंने उस बच्चे को अपने घर में रख के पाला, वो बड़ा हो गया, वो उनके साथ इतना मानूस हो गया कि वो खाना भी खा रहे होते थे तो वो गुलहरी का बच्चा ना उनके कंधों पे फिर रहा होता था, उनके सर पे फिर रहा होता था, उनके घर में घूम फिर रहा होता था। तो एक दफ़ा हमें उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पे जो है ना उनके घर के सारे दरवाजे, लकड़ियाँ घर से बाहर पड़ी हुई थी, कारपेंटर्स काम कर रहे थे। तो हमने कहा आपने पूरे घर के दरवाजे उतरवा दिए? तो उन्होंने बताया कि जो गुलहरी का बच्चा है ना ये सारी लकड़ी खा गया। हमने कहा कि इसको बंद रखें, कहीं बाहर निकाल दें, बड़ा हो गया छोड़ दें। मतलब कहने का यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब तक कि वो गुलहरी का बच्चा मर नहीं ना गया, जितने साल भी वो जिंदा रहा, वो अपना नुकसान बर्दाश्त करते रहे, हर साल मुरम्मत करवाते रहे अपनी चीज़ों के, लेकिन गुलहरी का बच्चा, उसकी मोहब्बत को वो नहीं छोड़ सकते थे। मुझे भी याद है, मैंने भी एक डक का बच्चा पाला था और जो है वो बड़ा होके ना वो एक लड़के ने अपनी बाइक के नीचे दे दिया था और मैं कितने दिन तक खाना नहीं खा सकी थी वो मैं जानती हूँ। तो इसलिए जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं उनको पता होता है। तो बहरहाल हमारी तरफ से तो अफसोस का इजहार ही है। वसीम अकरम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर आके वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने आके अपना पैगाम शेयर किया, उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई। उन्होंने बेसिकली वो कराची DHA में रहते हैं, फेज़ 8 में। तो उन्होंने बताया कि उनका जो डॉग है वो गुम हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी कोई उनका डॉग उनको ढूंढ के ला के देगा वो उसको लाखों रुपए इनाम देंगे। और उसका नाम जो था वो डेविक नामी ब्लैक जर्मन शेफर्ड था उनका डॉग। जो वसीम अकरम है उन्होंने अपने डॉग की पिक्चर भी पोस्ट की। उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर का उनका डॉग है जिसे आखिरी बार DHA फेज़ 8 में ही देखा गया। और फिर उन्होंने बताया कि रिहायशियों और सिक्योरिटी गार्ड से दरख्वास्त है बराए मेहरबानी, और जो पूरा DHA इनकी सिक्योरिटी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी वहाँ पे बागात हैं, पार्क्स हैं, लोगों के एरियाज़ हैं, उन वहाँ पे देखें कि उनका डॉग जो है वो किसी तरह से मिल जाए। और जो भी गार्ड या कोई भी उनको ढूंढ के ला के देगा उनका डॉग, तो वो उसको एक बड़ा इनाम देंगे। तो बहरहाल हमारी तो दुआ है जी वसीम अकरम के लिए। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पर। अच्छा जी जनाब अली, कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, आप सब लोगों ने देखा। मैं उन दिनों में कहीं गई हुई थी और मैं ऐसे ही कुछ एरियाज़ के आसपास थी। जब मैंने पोस्ट देखना शुरू की तो एकदम से एक शदीद तरीन प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हुआ। प्रोपेगेंडे में ये बताया जा रहा था कि लोगों को सीधी गोलियां मारी जा रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। और कई लोगों की फुटेजेस मेरे सामने आई जहाँ पे खून से लथपथ लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर गिरे हुए थे। यकीन करें कि एक लम्हे को तो मेरा दिल दहल के रह गया। मेरा ज़मीर, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने जब मैंने लोगों को मरे हुए सड़कों पर देखा तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि शायद ये सच्ची बात है। खैर मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची। जब तक मैं घर पहुंची इलेक्शंस हो चुके हुए थे और इलेक्शंस का रिज़ल्ट ये था कि उसमें नून लीग को वाज़े बरतरी थी। उतनी देर में जो बिलावल हैं उनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान तक पहुंच गया और बिलावल आए और बिलावल ने बड़ी एक शदीद तरीन वाली बुरी तकरीर की और जिसमें बिलावल ने बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो नून लीग के ऊपर भी लगाए, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी लगाए। और बिलावल ने बेसिकली ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, वो है जी नून लीग की तरफ, और वो उन्हीं को जितवाते हैं। जबकि बिलावल जो हैं वो ये बात भूल गए कि अभी थोड़े दिन पहले जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है वहां पर इक्वली ये लोग जीत रहे थे, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। और इस वक्त वफाक में हुकूमत अगर इनकी मिलकर है तो नून लीग ने अगर धांधली करनी होती या एस्टैब्लिशमेंट ने अगर नून लीग को जितवाना होता तो बड़ी आसानी से हेरा फेरी करके गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पूरा का पूरा नवाज शरीफ को दिलवाया जा सकता था।
تو گلگت بلتستان میں بڑے آرام سکون سے جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے آپ کو گورنمنٹ بنانے دی، تو وہاں پر آپ کو لگا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے تو عمران خان کی یاد آ گئی، کیونکہ عمران خان بھی یہی کرتے ہیں نا کہ جب جیت گئے تو جیت گئے، اور جب ہار گئے تو فارم 47 آ جاتا ہے، کبھی 45 آ جاتا ہے، کبھی دھاندلی آ جاتی ہے، اور وہی حرکت سیم ٹو سیم جو ہے وہ رپیٹ کی بلاول نے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ بلاول کے جو ایڈوائزرز ہیں، جو بلاول کی سیاسی تربیت کر رہے ہیں، انہوں نے بلاول کے پیروں پہ کلہاڑی چلا دی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اتنے سالوں کی جو تاریخ ہے اس میں آج تک کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے کے ان کے اوپر الزامات دھر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ عمران خان نے ٹکر لی تھی. عمران خان آج کل کہاں ہیں آپ کو اندازہ ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں وہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کی. پھر جب فائنلی وہ پورا پروپیگنڈا، اس کو وہ جو پورا ایک بز کریٹ کیا ہوا تھا، جب وہ پورا بسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ تھا. پتہ چلا کہ وہ جو خون میں لت پت شلواروں قمیضوں میں لپٹے ہوئے لوگ سڑکوں پہ جگہ جگہ گرے تھے. جب وہاں پہ پولیس آئی، پولیس نے ڈنڈا اٹھایا تھا. پولیس کا ڈنڈا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ ان کی روحیں بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے فوراً پولیس کی گاڑیوں میں جو ہے نا بیٹھنا شروع کر دیا. ایک فوٹیج جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، جہاں پہ بس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن کو ڈیلی ویجز کے اوپر، یہ جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے الیکشنز میں ہائر کیا جاتا ہے. یہ یا تو آپ کے جالے بن کے سامنے آتے ہیں، یا تو اب کی بار ان کو ہائر کیا تھا کہ آپ نے جو نا لاش بن کے سامنے آنا. اللہ معاف کرے، یہ خون نہیں تھا، یہ کلر تھا. اور پھر کشمیر کی چھتوں پہ، کشمیر کی سڑکوں پہ اس پورے معاملے کے اندر جو احتجاج دکھایا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہو گئے. یعنی صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک پورا کمپلیٹ پروپیگنڈا ہے. لیکن پھر مریم نواز سامنے آئی، اور مریم نواز نے آ کے بلاول کی اچھی خاصی کلاس لی. کیا کہا مریم نواز نے؟ ہیو اے لک. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جمہوریت کے اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، آج بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئیں، جس قسم کا غصہ جو ہے وہ جھاڑا گیا. تو میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتی ہوں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. اور آپ کو جی بی میں عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کے آپ کی کامیابی کو اکنالج کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا. تو جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے. ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا. وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا. آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. اچھا، آپ نے دیکھ لیا. لیکن اب جو میں نے بات کی ہے کہ بلاول نے اپنے پیروں پہ کس طرح کلہاڑی ماری، کیونکہ فیوچر کے کینڈیڈیٹس ہیں 2 پرائم منسٹرشپ کے لیے. پیپلز پارٹی سے ہیں جی بلاول، اور نون لیگ سے ہیں مریم نواز. تو مریم نواز جو ہیں، کل کو اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بلاول نے بننا بھی ہو، اگر کسی نے سوچا بھی ہو کہ بلاول کی باری آ سکتی ہے، تو اب بلاول کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کاٹا یعنی کہ کراس لگ جائے گا. اب وہ کیسے، وہ میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایک ٹویٹ کیا ہے صدار نے جناب، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. انہوں نے لکھا کہ مرتضیٰ بھٹو، بلاول کا یہ بیان تھا کہ میں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا بھانجا ہوں. یہ دھمکی بلاول کو اقتدار سے اچھی خاصی دور لے گئی ہے. ذوالفقار بھٹو کے دونوں بیٹوں یعنی کہ شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان کے خلاف
अल जुल्फ़िकार नामी एक तंजीम बनाई थी जो कि 1981 यानी कि 1981 में PIA का 144 मुसाफिरों का तैयारा लेकर PK-326 अगवा करके काबुल में ले गए थे और तैयारे में सवार एक आर्मी ऑफिसर मेजर तारिक रहीम को मुर्तज़ा भुट्टो ने कत्ल किया था। 13 दिन तक ये हाईजैकिंग जो है ये चलती रही थी और उस वक्त के फौजी सरबराह जो हैं वो ज़ियाउल हक को इसके बदले में 50 कैदी रिहा करने पड़े थे। और उसके बाद मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने ज़ियाउल हक और जस्टिस अनवारुल हक के जहाज़ों को निशाना बना के कत्ल करने की कोशिश की थी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही क्योंकि मुझे इस तारीख का नहीं पता, जो हमारे पुराने लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं। ये असदार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि अगर तो ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। बाद में जुल्फ़िकार भुट्टो के एक बेटे शाहनवाज भुट्टो की 26 साल की उम्र में फ्रांस में जहर दिए जाने से 1985 में मौत हो गई थी और मुर्तज़ा भुट्टो जो हैं उनको इन जराइम के ऊपर अदम मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान में सजाए मौत भी सुनाई गई थी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान आकर वज़ीर आज़म बनने के बाद मुर्तज़ा भुट्टो 1993 में केसेस ख़त्म करवा के पाकिस्तान आ गए, मगर अपनी बहन की वजारत उज़्मा में उन्हें 1996 के अंदर जो है पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था और उस वक्त गवर्नमेंट भी किसकी थी? बेनज़ीर की थी। अब बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि मैं जरदारी का बेटा हूं और मैं इन दोनों का, जो आपको मैंने बताया कि क्या लगता हूं। अब मुर्तज़ा और शाहनवाज के नामों की धमकी इन लोंडों ने अपने आप को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों से नत्थी किया है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। आगे बहुत लंबा है तो मैं नहीं पढ़ती, लेकिन आप सोचें कि अगर ये हकीकत है तो फिर बिलावल भुट्टो ने जो इस तरह की धमकियां दी हैं, क्या ये सब कुछ इमरान खान ने नहीं किया था? क्या इमरान खान ने 9 में नहीं करवाया था? क्या इमरान खान गाड़ी में बैठ के खुलेआम ISI के ऑफिसर्स के नाम लेके, एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स के नाम लेकर ये नहीं कहते थे कि फ़लाँ तुम्हें मैं देख लूँगा, तो फ़लाँ तुम्हारे साथ मैं ये करूँगा, तो वो फ़लाँ कहाँ है और आज इमरान खान कहाँ है? लेकिन बाद में बिलावल ने अगर ये बयान दे ही दिया था तो फिर उनको अच्छे बच्चों की तरह इसके ऊपर कायम भी रहना चाहिए था। बिलावल इस बात पे कायम भी नहीं रहे और उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो मैंने लिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज नहीं है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि फिर आप लोग बताइए कि बिलावल की मुराद अगर इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज से नहीं थी तो फिर किस चीज़ से थी? ये इसका जवाब आप लोगों ने देना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। बारी है जी आप लोग क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।